हेलो बच्चों एंड वेलकम बैक। बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 12 अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। लास्ट टर्न पे बच्चों हम लोगों ने चैप्टर 11 फिनिश किया है, पेरीमीटर एंड एरिया। अगर वो आपने अब तक नहीं देखा है तो मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर दिए दे रहा हूँ, आप क्लिक करके सबसे पहले चैप्टर 11 फिनिश कर लीजिए, ठीक है। तो बच्चों अगर इस चैप्टर की बात करें तो हम लोग इसमें एक्सप्रेशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिनके अंदर वेरिएबल्स होंगे और कांस्टेंट होंगे। तो जैसा कि हम बात करें तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो बनता है वो आपका बच्चों बनता है दो चीज़ों से, जो कि अभी मैंने जस्ट बोली। किन किन चीज़ों से? एक तो होता है बच्चों आपका वेरिएबल और दूसरा होता है कांस्टेंट। अब ये दो चीज़ें क्या होती हैं इनको भी समझेंगे, कांस्टेंट, ठीक है। अब ये दो चीज़ें क्या होती हैं इनको भी समझेंगे, वेरिएबल और कांस्टेंट। सबसे पहले एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कोई भी एग्जांपल मैं ले लूँ, जैसे ले लिया मैंने 2xy + 8, ये ले लिया मैंने, ठीक है। अब इसमें क्या है बच्चों, ये जो आपका एक्स वाई या जितने भी लेटर्स देख रहे हैं, एक्स वाई हो सकता है, mn हो सकता है, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है इसकी जगह पे। तो ये जितने भी ये चीज़ें होती हैं, लेटर्स होते हैं, ये आपके वेरिएबल होते हैं। और 2 और 8 क्या है, ये आपका कांस्टेंट है। तो इस एग्जांपल को अगर मैं लिखना चाहूँ तो वेरिएबल यहाँ पे हैं आपका, एक एक्स हो गया, एक वाई हो गया, दो वेरिएबल हो गए यहाँ पे आपके। और इस एक्सप्रेशन में ये क्या है, आपका एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। और इस एक्सप्रेशन में 2 और 8 आपके क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए, अगर मैं पूरे एक्सप्रेशन की बात करूं, ठीक है। तो अब इनकी अगर मैं डिटेल में बात करूं, क्यों मैंने इनको वेरिएबल बोला और क्यों मैंने इनको कांस्टेंट बोला, तो उसके लिए मुझे समझना होगा वेरिएबल और कांस्टेंट की डेफिनेशन। तो बच्चों कुछ भी टिपिकल नहीं है, डेफिनेशन भी आपको लर्न नहीं करनी है, सिर्फ समझना है। समझिएगा, देखिएगा कितना ईजी है यहाँ पे कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ लेटर की बात करते हैं तो उनको हम वेरिएबल बोलेंगे, और न्यूमेरिक वैल्यू की बात करेंगे तो उनको कांस्टेंट बोलेंगे। अब वेरिएबल का अगर मैं इंग्लिश में मतलब निकालूं तो होता है वेरी करना, जो भी चीज़ वेरी कर रही है। तो बच्चों यहाँ पे x और y वेरी कर सकता है, क्योंकि x में हम पहले हो सकता है 2 वैल्यू पुट कर दें, सेकंड टाइम 4 पुट कर दें, थर्ड टाइम 8 पुट कर दें। ऐसे इनफाइनाइट टाइम्स हम x की कुछ और वैल्यू रख सकते हैं और y की हम कुछ और वैल्यू रख सकते हैं। तो हर बार हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। बट क्या आप 2 की वैल्यू को कभी चेंज कर सकते हैं? नहीं, 2 हमेशा 2 ही रहेगा, 8 हमेशा 8 रहेगा, 7 या जितने भी नंबर्स हैं वो हमेशा फिक्स वैल्यू के हैं, तो वो कांस्टेंट हैं, वो चेंज आपके नहीं हो सकते हैं, वो वेरी नहीं कर सकते हैं। वेरिएबल है मतलब क्या है कि वो वेरी कर सकते हैं, तो x की वैल्यू आपकी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, घट बढ़ कुछ भी सकती है, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, वेरिएबल हो गए। सिर्फ यहाँ पे x y नहीं हो सकता है, आपका कुछ भी z हो सकता है, m हो सकता है, कोई भी लेटर हो सकता है आपका, ABCD A to Z कुछ भी, ठीक है। तो वो सारे आपके क्या हो गए, हो जाएंगे वेरिएबल। अब आपको वेरिएबल और कांस्टेंट समझ में आ गया, ठीक है। तो बच्चों एक एक्सप्रेशन जो होता है वो आपका वेरिएबल प्लस कांस्टेंट से मिलके बनता है आपका। अगर मैं इनको ऐड कर दूं, मतलब यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा हूँ, एक्जैक्टली मैं कह रहा हूँ इन दोनों को मिला जुला के, हो सकता है कांस्टेंट पहले आ जाए, हो सकता है मिक्सचर हो दोनों का, जैसे यहाँ पे मिक्सचर है। तो इस तरीके से इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों को मिला जुला के क्या बनता है, आपका एक एक्सप्रेशन बनता है, ठीक है। अब बात करें बच्चों आगे, तो आगे इनके अंदर अगर मैं बात करूं तो बच्चों आता है टर्म्स। अब टर्म क्या होता है, एक टर्म को समझने वाले हैं हम। तो बच्चों जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था 2xy + 8, तो यहाँ पे इसी एग्जांपल को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ आपको टर्म समझाने के लिए। तो यहाँ पे बच्चों अगर देखें प्लस लगा हुआ है, प्लस से पहले जो एक ये है इसको टर्म बोलते हैं, और प्लस के बाद ये आपका दूसरा टर्म हो गया। तो पूरा आपका क्या था, एक एक्सप्रेशन था। एक एक्सप्रेशन क्या हुआ, हमने प्लस से डिवाइड कर दिया, मतलब प्लस से हमने दो पार्ट में, प्लस जहाँ था वहाँ से हमने डिवाइड कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये पहला एक्सप्रेशन हो गया आपका, ये सॉरी एक्सप्रेशन बोल दिया मैंने, पहला टर्म हो गया और ये दूसरा टर्म हो गया। तो एक एक्सप्रेशन में यहाँ पे आपके पास दो टर्म्स हुए। अगर मैं दूसरा एग्जांपल यहाँ पे लूँ टर्म समझाने के लिए, जैसे हो गया आपके पास 3x + 4y - 2z
मान लीजिए मैंने ये एक एक्सप्रेशन लिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये भी आपका है, इसमें मैं आपसे टर्म्स पूछूं कितने टर्म हैं, तो आप प्लस या माइनस जहाँ भी है वहाँ से उसको डिवाइड कर दीजिए, मतलब हटा दीजिए, उसको अलग कर दीजिए, तोड़ दीजिए। तो 3x आपका एक टर्म हो गया, 4y दूसरा टर्म हो गया, और माइनस का 2z तीसरा टर्म हो गया। माइनस होता है तो बच्चों टर्म के साथ में हम माइनस को भी इन्वॉल्व करते हैं, प्लस होता है तो कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो माइनस का 2z तीसरा टर्म हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स हो गए और यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म्स हो गए। तो टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आई। इन टर्म से मिलके हमारा बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। जितने भी टर्म होते हैं तो वो हम बोल सकते हैं ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 2 टर्म का है और ये एक्सप्रेशन जो है ये 3 टर्म का है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको टर्म समझा दिया। अब टर्म के अंदर भी बच्चों एक चीज़ आती है, फैक्टर। अभी फैक्टर क्या है बच्चों? टर्म की बात हमने करी, फिर से एग्जांपल में पुराना उठा रहा हूँ, 2xy + 8, ये एग्जांपल लिया था हमने। तो इसमें कितने टर्म हैं? आप कहेंगे सर 2 टर्म है, एक 2xy और एक 8, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, टर्म आपको समझ में आ गया। अब इस एक टर्म में जो पहला आपका टर्म है 2xy, इसमें कितने फैक्टर्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने एक्सप्रेशन देखा, एक्सप्रेशन में आए हमारे टर्म्स। अब एक टर्म देखा तो टर्म के अंदर आ गए हमारे फैक्टर्स। तो इसमें बच्चों 3 फैक्टर्स हैं। कौन कौन से 3 फैक्टर हैं? एक 2 हो गया, एक x हो गया, एक y हो गया। ये क्या हैं आपके बच्चों? ये हैं आपके फैक्टर्स, ठीक है। अगर इसमें बात करूं तो इसमें सिर्फ एक फैक्टर है, सिर्फ 8, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे और कुछ है ही नहीं। तो ये क्या हो जाते हैं बच्चों आपके? ये सारे मिल के बनाते हैं आपके फैक्टर्स। तो सबसे पहले पूछूंगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आपको अगर क्वेश्चन में दिया जाता है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपसे पूछा जाएगा कितने टर्म्स हैं, तो आप टर्म काउंट करके बताएंगे। फिर टर्म के अंदर क्या होता है आपका? फैक्टर होते हैं, ठीक है। अब फैक्टर में आप बता सकते हैं कांस्टेंट या वेरिएबल। 2 क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है। xy क्या है? वेरिएबल है। 8 क्या है आपका? एक कांस्टेंट है, ठीक है। अब बच्चों कांस्टेंट के बाद एक टर्म आता है आपका कोफिशिएंट, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अभी ज़रा सा भी कहीं भी अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो भी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी कोफिशिएंट क्या है बच्चों? तो कोफिशिएंट बच्चों न्यूमेरिकल फैक्टर होता है टर्म में। एक टर्म कौन सा? जैसे मैं 2xy की बात अगर करूं, जैसे आपका 2xy + 8 लिखा हुआ है अगर, तो इसमें मैं आपसे इस टर्म का कोफिशिएंट पूछूं तो कोफिशिएंट क्या होता है? जो भी कांस्टेंट टर्म होता है, जो भी, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बोला इस टर्म में 2 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, तो जो कांस्टेंट होता है उसको हम उस टर्म का क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। ये कांस्टेंट वैल्यू है तो ये इस टर्म की कोफिशिएंट हो गया। इस टर्म में कोफिशिएंट क्या है? इस टर्म में 8 कोफिशिएंट है, ठीक है। जो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है उसी को हम कोफिशिएंट बोलते हैं, उस टर्म का कोफिशिएंट, ठीक है। अब कांस्टेंट तो जैसे कि मैं आपसे पूछता हूँ इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या कांस्टेंट है, तो आप 2 और 8 दोनों कांस्टेंट बोल देंगे। बट मैं पूछूंगा कोफिशिएंट क्या है, तो आप कहेंगे कोफिशिएंट कौन से टर्म का बताना है सर, तो मैं कहूँगा सेकंड वाले टर्म का कोफिशिएंट बताओ, तो आप तुरंत बता देंगे 8 है। इसमें आपसे मैं 3x + 4y - 2z में अगर कांस्टेंट पूछूं तो 3, 4, 2 कांस्टेंट हो गए। बट मैं आपसे पूछूं कि कोफिशिएंट बताओ, तो आप कहेंगे सर कौन से टर्म का कोफिशिएंट बताना है, तो मैं कहूँगा इसका बताओ, थर्ड वाले का, तो आप कहेंगे थर्ड वाले में -2 आपका कोफिशिएंट है। इस वाले में कौन सा है? इस वाले में 4 कोफिशिएंट है। इस वाले में कौन सा? 3 कोफिशिएंट है। तो अलग अलग टर्म का अलग अलग कोफिशिएंट होता है, जैसे कि यहाँ पे 2 कोफिशिएंट है, यहाँ पे 8 कोफिशिएंट है, ठीक है। कोफिशिएंट क्या होता है? जितने भी कांस्टेंट होते हैं वो आपके कोफिशिएंट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कोफिशिएंट भी समझ में आ गया। बस एक लास्ट चीज़ मैं आगे बताऊँगा, उसके आगे नहीं बढ़ूँगा क्योंकि उसके आगे आपको फिर कन्फ्यूज़न होने लगेगा। फिर मैं लास्ट चीज़ बताने के बाद आपको जल्दी से एक बार सारी चीज़ें रिवाइज़ करवा दूँगा जो भी अभी तक मैंने बताई हैं। अब मैं बताने वाला हूँ आपको पॉलिनोमियल के बारे में। पॉलिनोमियल के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। आप कहेंगे सर ये पॉलिनोमियल क्या होता है? तो बच्चों पॉलिनोमियल कुछ भी नई चीज़ नहीं है, जो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है उसी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कि हमारे कितने एक्सप्रेशन, कितने
किसी एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं वो आपका पॉलिनोमियल होता है। जैसे जब भी एक या एक से ज़्यादा टर्म्स हैं आपके एक्सप्रेशन में तो उसको हम बच्चों पॉलिनोमियल बोलने लगते हैं। जैसे ये आपका पॉलिनोमियल है, जैसे 2xy + 8 ये भी एक पॉलिनोमियल है, 3x + 4y - 2z ये दो एग्जांपल लिए, ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो आप कहेंगे सर पॉलिनोमियल ही तो एक्सप्रेशन है जो हम ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये भी है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो फिर पॉलिनोमियल क्या चीज़ है? पॉलिनोमियल बच्चों ये होता है कि हमारे इसमें कितने टर्म्स हैं। पॉली मतलब होता है मैनी, ज़्यादा, मतलब काफ़ी सारे, जो काउंटेबल नहीं हैं या हम काउंट नहीं कर रहे हैं, हम सबको मिला जुला के एक चीज़ बोले जा रहे हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ बोल देते हैं हम, तो उसमें काउंटिंग नहीं करते हैं, बट 2 चीज़ें या 3 चीज़ वहाँ पे हमारी काउंटिंग आती है। तो पॉली मतलब हो जाता है मैनी, जहाँ पे हम काउंटिंग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 2 टर्म्स हैं, यहाँ पे आपके 3 टर्म्स हैं, 3x 4y और -2z। यहाँ पे सिर्फ 2 टर्म्स हैं, कौन कौन से? 2xy और 8। तो ये 2 टर्म का पॉलिनोमियल है, ये 3 टर्म का पॉलिनोमियल है। तो अब बच्चों इनके नाम आते हैं। जैसे ये 2 टर्म का पॉलिनोमियल है तो हम इसको बोलेंगे बाइनोमियल। ये 3 टर्म का पॉलिनोमियल है, इसमें देखिए 3 टर्म है ना, 1 2 3, तो हम इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। और अगर कोई एक टर्म का पॉलिनोमियल होगा तो क्या बोलेंगे? जैसे मान लीजिए मैं आपको दे देता हूँ 3xy, खाली ये आपका क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये भी तो हो सकता है, ज़रूरी थोड़ा ना प्लस माइनस हर किसी में हो, ठीक है। ये भी आपका एक पॉलिनोमियल, तो जो जिसमें सिंगल होगा उसको बोलेंगे बच्चों मोनोमियल। सॉरी आपको दिखा नहीं होगा, आप देख लीजिए। 2 टर्म्स वाले को बोलते हैं बाइनोमियल, 3 वाले को बोलते हैं ट्राइनोमियल, और सिंगल अगर है 3xy तो इसको बोलेंगे मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है सिंगल, 1, तो मोनोमियल हो गया। बाई का मतलब होता है 2 और ट्राई का मतलब होता है आपका 3, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब बच्चों इनको मिला के मोनोमियल, बाइनोमियल या ट्राइनोमियल, इनको मिला के हम बोल देते हैं पॉलिनोमियल। तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा बच्चों कि हम आपको पॉलिनोमियल दे रहे हैं, आप उनको कैटेगराइज करिए मोनो, बाई और ट्राइनोमियल में। तो आपको कैटेगरी करके बताना होगा। कैटेगराइज आप कैसे करेंगे? सिर्फ काउंटिंग करके। काउंटिंग तो आप कर ही सकते हैं ना, आपको सिर्फ काउंट करना है कि एक पॉलिनोमियल अगर सिंगल एक्सप्रेशन, सिंगल टर्म का है तो वो मोनोमियल हो जाएगा, 2 टर्म का है तो बाइनोमियल हो जाएगा, और 3 टर्म का है तो ट्राइनोमियल हो जाएगा, और 3 से ज़्यादा है तब हम उसको जनरली क्वाड और पेंट ना बोल के, क्वाड मतलब होता है 4, पेंट मतलब होता है 5, हेक्स मतलब होता है 6, हेक्सोनोमियल ये सब ना बोल के हम उसको जनरली पॉलिनोमियल बोल देते हैं, और आगे के आपके सिलेबस में भी नहीं है अभी, ठीक है। तो आइए बच्चों जल्दी से हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बच्चों ये बनता है वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलके। वेरिएबल क्या होते हैं? जितने भी लेटर्स होते हैं वो आपके वेरिएबल होते हैं, जो अलग अलग वेरी कर सकते हैं, जिनमें अलग अलग वैल्यूज़ हम पुट कर सकते हैं। कांस्टेंट आपकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, जिनकी वैल्यूज़ चेंज नहीं होती हैं, वो 2 8। इन सब को मिला के बच्चों वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला के बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में होते हैं अलग अलग टर्म्स को हम कैसे प्लस या माइनस से अगर हम को एक्सप्रेशन को अलग अलग कर दें, जितने भी प्लस या माइनस लगे हुए हैं अगर उनको वहाँ से हटा दें तो 2xy अलग हो जाएगा, 8 अलग हो जाएगा। तो कितने अलग होके कितने पोर्शन बने? पहला बना 2xy और दूसरा बना 8, तो ये 2 टर्म हो गए इसमें। इसको मैं अगर प्लस या माइनस से अलग अलग करूं तो यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ये 3 अलग अलग पोर्शन बन जाएंगे इसके, तो ये 3 टर्म्स हो जाएंगे इसके, ठीक है। अब एक चीज़ आपको याद करने वाली चीज़ है कि अगर माइनस है तो माइनस को टर्म के साथ में लेते हैं, ना कि बीच से हटा देते हैं। प्लस होगा तो लेने की ज़रूरत नहीं है, माइनस होगा तो हमेशा टर्म के साथ में ही लेंगे, इसको ध्यान रखिएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। फिर उसके बाद आए फैक्टर्स। जो टर्म होते हैं, टर्म कितने कांस्टेंट और वेरिएबल में डिवाइड हो सकता है, वो तब 1 आता है हमारा फैक्टर्स। जैसे कि ये लिखा हुआ है आपका 3x, तो यहाँ पे बच्चों इसके 2 फैक्टर्स हैं, एक 3 और एक x,
ठीक है। तो ये 2 फैक्टर्स हो गए आपके, ठीक है। तो ये फैक्टर्स हो जाते हैं आपके, हर टर्म में कितने फैक्टर हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कोफिशिएंट आए, तो टर्म में ही जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसी को हम कोफिशिएंट बोलते हैं। उस टर्म का कोफिशिएंट क्या है, इस टर्म का कोफिशिएंट है 2, इस टर्म का 8, इस टर्म का कोफिशिएंट क्या है 3, ठीक है। तो ये हो गया कोफिशिएंट। अब बात करें पॉलिनोमियल की, तो बच्चों एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो मिलके आपका 1 या 1 से ज़्यादा जब भी एक्सप्रेशन में टर्म्स होते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब पॉलिनोमियल आपका 3 पार्ट में मेनली अभी आपके सिलेबस में है, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनोमियल मतलब आपका अगर एक टर्म है तो हम उसको मोनोमियल बोलेंगे, 2 टर्म है तो बाइनोमियल बोलेंगे, और जब वहाँ पे आपके 3 टर्म होते हैं तब ट्राइनोमियल, और 4 या 4 से ज़्यादा हैं तो हम जनरली उसको बस पॉलिनोमियल बोल देते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल हालांकि ये सारे ही हैं, लेकिन 3 को हम स्पेसिफिकली डिवाइड करते हैं और बाकी सबको जनरल एक पॉलिनोमियल बोल देते हैं, ठीक है बच्चों। इतना मैंने अभी आपको पूरा समझाया। अब बच्चों बात करते हैं एक्सरसाइज की, कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं जिससे आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 12.1। थोड़े से इसमें हैं क्वेश्चंस ज़्यादा, तो मैं इकट्ठा सॉल्व नहीं करूँगा एक साथ पूरा आज 12.1, क्योंकि टाइम आज आपको कंसेप्ट समझाने में चला गया है। तो ये रहेगा कंसेप्ट प्लस कुछ आपके क्वेश्चंस की वीडियो। क्वेश्चन मैं इसलिए जानबूझ के ले रहा हूँ जिससे आपको जो भी कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है वो आप देख लें कि एक्सरसाइज में कैसे यूज़ करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो कह रहा है गेट द अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल, कांस्टेंट एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है। देखिए लिखा हुआ है गेट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। किस किस से, वेरिएबल, कांस्टेंट और अरिथमेटिक ऑपरेशन। वेरिएबल और कांस्टेंट तो मैंने आपको बता दिए थे। वेरिएबल क्या होते हैं, लेटर्स, और कांस्टेंट क्या होते हैं, नंबर्स। और अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या होते हैं, ये होते हैं बच्चों आपके अरिथमेटिक ऑपरेशन, प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये चारों आपके अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। तो हमें इन तीनों का यूज़ करके, जो कि आपका यहाँ पे है वेरिएबल, अरिथमेटिक ऑपरेशन और कांस्टेंट, इनका यूज़ करके हमें एक्सप्रेशन बनाना है। तो एक्सप्रेशन बनाते हैं, देखते हैं सबसे पहला पार्ट क्या बोल रहा है। 1 का फर्स्ट पार्ट है बच्चों कि सब्सट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। हमें z को सब्सट्रैक्ट करना है y में से, तो y पहले लिख लेंगे, इसमें से क्या करेंगे, z को सब्सट्रैक्ट करा देंगे। तो ये आपका बच्चों पहला पार्ट का आंसर हो जाएगा। ईजी है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना था। उसके बाद कोई 8 क्वेश्चंस हैं, तो मैं कोई बीच का एक उठा लेता हूँ, 5th मान लीजिए उठा लेता हूँ, ठीक है। 5th को सॉल्व कर लेते हैं। नंबर्स x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड, ठीक है। तो यहाँ पे x और y को स्क्वायर कर रहे हैं और ऐड भी कर रहे हैं। तो x का भी स्क्वायर कर रहे हैं और y का भी स्क्वायर कर रहे हैं। द बोथ नंबर x एंड y आर स्क्वायर्ड एंड एडेड, और फिर उनको आपस में जोड़ रहे हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 5th का आंसर, ठीक है। अब लास्ट डिस्कस कर लेते हैं 8th। बाकी बच्चों आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, किसी में भी डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। सम ऑफ नंबर्स a एंड b सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, ठीक है। किससे सब्सट्रैक्ट हो रहा है, सबसे पहले किसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो तो बाद में देखेंगे, किससे कर रहे हैं वो देखते हैं। सम ऑफ नंबर्स a एंड b सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसका, a और b का ही तो होगा। वेरिएबल यहाँ पे आपके क्या हैं, a और b हैं। तो a और b के प्रोडक्ट में से किसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, सम ऑफ नंबर्स a एंड b, मतलब सम ऑफ a एंड b को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट में से। प्रोडक्ट a और b का किया और फिर सम कर दिया a और b का। ये आपसे बोल रहा है बच्चों कि हम सम ऑफ a और b को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ a और b से, ठीक है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई और सम का तो मतलब एडिशन, पता ही है आपको, ठीक है। तो ये बच्चों हो गया आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अभी हमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो आपको ये आ गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 2 का फर्स्ट है आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एंड शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम। हमें ट्री डायग्राम ड्रॉ करके शो करना है, ठीक है।
इजी है। ट्री डायग्राम अभी मैंने शो भी किया था आपको, उसी तरीके से हमें शो करना है। यहाँ पे सबसे पहले तो हमें टर्म निकालने होंगे एक्सप्रेशन से कि कितने उसके अंदर टर्म हैं, फिर उसके फैक्टर्स निकालने होंगे कि टर्म में कितने फैक्टर्स हैं, और फिर उसको ट्री डायग्राम से शो करना होगा। चलिए एक छोटे से एग्जांपल से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं, फर्स्ट लिख लेते हैं और फर्स्ट का ए पार्ट ले लेते हैं। तो हमें x-3 क्वेश्चन दिया हुआ है। x-3 ये एक आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बच्चों हम देखें तो सबसे पहले तो कितने टर्म्स हैं, टर्म आप बता सकते हैं, मैंने आपको अभी समझाए हैं टर्म्स बच्चों। एक इधर माइनस से क्या होगा, 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक इधर वाला माइनस का पोर्शन और एक इधर वाला, तो ये 2 पोर्शन हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास बच्चों 2 टर्म्स आ जाएंगे, एक आ जाएगा x और दूसरा आ जाएगा 3। क्या 3 ही होगा? अभी बच्चों मैंने आपको नोट करवाया था x और 3 नहीं होगा, माइनस का 3 होगा। मैंने बताया था ना, माइनस हमेशा साथ में आता है। ठीक है, तो ये हो गया x और -3, 2 एक्सप्रेशन हो गए। अब इनके बच्चों बात करूं मैं फैक्टर्स की, तो यहाँ पे x के साथ और कोई नहीं है, इसलिए हम लोग फैक्टर में क्या कर देंगे, एक x हो जाएगा और दूसरा 1 लिख देंगे। यहाँ पे भी वही चीज़ करेंगे, यहाँ पे 1 की जगह हम लिख देंगे -1 और 3। ठीक है, तो ये आपके बच्चों फैक्टर्स हो गए। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि ये आपका एक एक्सप्रेशन था, ये आपके हो गए टर्म्स और ये हो गए आपके फैक्टर्स। ठीक है, अब फैक्टर्स में आपसे ये हो सकता है कि वेरिएबल और कांस्टेंट भी आप बता सकते हैं कि ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है तो, अभी तो नहीं पूछा है तो हम नहीं बताएंगे। ठीक है, ऐसे ही और क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट के कौन कौन से करने हैं, A B C D, कोई भी एक कर लेते हैं। चलिए ई पार्ट में आपको और बता देता हूँ, फर्स्ट का ई पार्ट। ठीक है, ई में थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यूज़ दी हैं, लेकिन करना बिल्कुल सिमिलरली ही है। तो फर्स्ट का ही मैं आपको ई पार्ट बता रहा हूँ। ई पार्ट देखते हैं क्या है, -AB प्लस 2B² माइनस का 3A²। ठीक है, ये है आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम इसको लिख देंगे, ये एक एक्सप्रेशन है। अब इसको बच्चों आप लोग बताइए इसमें कितने टर्म हैं। अब आपको टर्म दिख रहा होगा, सही है, 3 टर्म है यहाँ पे आपके पास, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म। तो तीनों को अलग अलग लिख लेते हैं। पहला हो गया AB, सही बोल रहा हूँ मैं? नहीं, माइनस का AB। ठीक है, दूसरा का 2B² और माइनस का 3A²। तो ये आपके 3 हो गए टर्म्स। अब टर्म को फर्दर हम डिवाइड करते हैं किस में, फैक्टर्स में। तो फैक्टर हो जाएगा यहाँ पे 3 फैक्टर्स होंगे बच्चों, एक तो A B और ये माइनस का लिखा है तो माइनस का 1। ठीक है, यहाँ पे 2 फैक्टर्स होंगे आपके, सॉरी 3 होंगे, 2B और B, और यहाँ पे भी 3 फैक्टर्स होंगे, सॉरी यहाँ पे हो जाएंगे आपके 4, क्योंकि माइनस का साइन भी है। ठीक है, तो माइनस का 1, ये एक हो गया, दूसरा हो जाएगा 3, फिर A और फिर A। ठीक है, फैक्टर्स सारे अलग अलग लिखते हैं। B 2 बार है ना यहाँ पे, तो 2 बार लिखेंगे, A 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे, ये नहीं कि A का स्क्वायर लिख दिया, वो स्क्वायर का भी फैक्टर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आपके हो गए सारे फैक्टर्स। ये सारे फैक्टर्स हैं बच्चों, आप ये मत समझिएगा कि मैं टर्म लिख रहा हूँ तो यही वाला टर्म है, ये सारे आपके फैक्टर्स हैं, ये सारे आपके, ये पूरा एक्सप्रेशन है, ये सारे आपके टर्म्स हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका बच्चों। इसी तरीके से आप ट्री डायग्राम ड्रॉ करके बाकी सारे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लीजिएगा। अब बच्चों बी क्वेश्चन पढ़ते हैं। बी क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, ए तो सॉल्व कर लिया हमने, फर्स्ट पोर्शन हमने कर लिया है।
अब बी नहीं, सॉरी, फर्स्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, फर्स्ट का ए और ई डिस्कस किया है। अब सेकंड पोर्शन करेंगे। सेकंड कह रहा है हमसे आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशंस गिवन बिलो। ठीक है बच्चों, हमें टर्म्स और फैक्टर्स बताना है, तो बहुत ही ईजी है, उतनी देर से ही हम आपको बता रहे हैं। बस इसमें क्या करना है, ट्री डायग्राम आपको ड्रॉ नहीं करना है। पिछले वाले में ट्री डायग्राम भी आपको ड्रॉ करना था, तो ये मैं जल्दी से आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ, तो कुछ भी यहाँ पे नया नहीं करना है इसमें आपको। तो सेकेंड क्वेश्चन का ए पार्ट सबसे पहले उठा लेते हैं, सबसे आसान चीज़ क्या है यहाँ पे, -4x + 5। जल्दी से बताइए यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, आप बता सकते हैं? जी बिल्कुल सही है, यहाँ पे आपके सिर्फ 2 टर्म्स हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कि टर्म्स कितने हैं, 2 टर्म्स। कितने नहीं बताना है, एक्चुअली क्या क्या टर्म्स हैं वो बताना है आपको। तो पहला हो गया -4x, एक टर्म हो गया, दूसरा टर्म हो गया बच्चों 5। ठीक है, फैक्टर्स भी बताना है तो हम फैक्टर्स भी बताएंगे। फैक्टर्स हो जाएगा बच्चों यहाँ पे आपके, देखिए 4x, -4x में फैक्टर हो जाएंगे -4 या -1 और 4 भी लिख सकते हैं, सब बात बराबर है बच्चों, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे -4 और 1 मतलब -1, और देखिए यहाँ पे -1 और 3 2 लिखा था ना अलग अलग, वैसे यहाँ पे -1 और 4 और दूसरा x ये भी लिख सकते हैं। और दूसरे टर्म, ये तो पहले टर्म में हो गया आपका -4 और x, और दूसरे टर्म में हो गया 5 और 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास फैक्टर्स। ठीक है, एक कोई पार्ट और ले लेता हूँ जिससे आपको मैं टर्म और फैक्टर समझा सकूं, कोई थोड़ा सा जो टिपिकल लगे। वैसे तो सारे इजी मुझे लग रहे हैं, कुछ भी नहीं है, कौन सा समझाऊं मैं आपको। चलिए F ले लेता हूं, पॉइंट वाला। आप कहेंगे सर पॉइंट वाला एक भी क्वेश्चन नहीं कराया। ठीक है, तो F आपको बोल रहा है 1.2 AB -2.4 B + 3.6 A। कितना आसान सा क्वेश्चन है। कितने टर्म्स हैं इसमें, सामने आपको दिख रहे हैं 3 टर्म्स हैं, लेकिन आपको टर्म्स की काउंटिंग नहीं बतानी है, आपको टर्म्स लिख के बताने हैं कौन कौन से हैं। तो पहला हो जाएगा 1.2 AB, -2.4 B, 3.6 A। ठीक है, ये हो गया आपके टर्म्स। तीनों टर्म्स मैंने लिख दिए कौन कौन से हैं। अब तीनों टर्म्स में कौन कौन से फैक्टर्स हैं ये बताने हैं, तो अब हम फैक्टर्स बता देंगे। फैक्टर्स हो जाएंगे बच्चों आपके 1.2, पहले वाले की बात करूं अगर मैं, पहले वाले में 3 हो जाएंगे आपके 1.2, A, B। ये बच्चों पहले वाले में होगा फैक्टर्स, 3 फैक्टर्स हैं ना। और दूसरे वाले की मैं बात करूं तो हो जाएगा -2.4 B। ये हो गया बच्चों दूसरे वाले के। तीसरे वाले की बात करूं, यहाँ पे बच्चों देखिए मैं कॉमा लगा रहा हूँ, फिर उसके बाद सेमीकोलन लगा रहा हूँ। तीसरे वाले की बात करूं तो 3.6 और A, ये 2 फैक्टर हो गए तीसरे वाले टर्म में। तीसरे वाले टर्म में ये 2 हो गए, तो ये सारे मैंने फैक्टर्स बता दिए। इसी तरीके से नेक्स्ट आपका जी क्वेश्चन में अपॉन में दिया गया है, तो आप अपॉन में ही कर देंगे, जैसे 3/4, x। ठीक है, तो वो फैक्टर्स हो जाएंगे आपके टर्म्स के। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया। बाकी वीडियो काफ़ी अब लेंदी हो जाएगी, इस वजह से मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो को अभी आज के लिए। बाकी क्वेश्चंस बच्चों 1 और 2 मैंने इसमें करा दिए हैं, बाकी क्वेश्चंस मैं सारे क्वेश्चंस अगली बार मैं 12.1 के नेक्स्ट एक्सरसाइज में कराऊँगा, जिसका लिंक मैं आपको ऊपर दिए दे रहा हूँ। आज का बच्चों आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगा। अगर इसमें कहीं भी कुछ डाउट है तो आप उससे क्लियर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। ओके बच्चों, थैंक यू।